हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हम और कुछ डिविएशंस मेंडलिज्म से जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि कल वाला जो हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, वो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसके डिविएशन से था कि जहाँ पे डोमिनेंस और सप्रेशन जैसा वाला जो मेंडल ने डिस्कवर किया था उस चीज़ से थोड़ा हट के था। बहरहाल ये वाला जो है यहाँ पे हम एक और मेंडल्स की जैसे कि ऑब्जर्वेशन या उससे डिवीजन, जैसे कि उसमें कहा गया था कि भाई लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर या पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो किसी मतलब कैरेक्टर को या ट्रेड को जो है कंट्रोल करता है। उसके हिसाब से या उस इनहेरिटेंस को देख हमें ये लगता था कि किसी भी ट्रेड को जो है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एलील शायद होते हैं जो उस ट्रेड को या कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब मल्टीपल एलीलिज्म बिल्कुल इसी का ही डिविएशन है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा किसी भी जीन के दो से ज़्यादा फॉर्म्स होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, तो उस कंडीशन को हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं, उन एलील्स को, और उस फिनोमेनन को हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ठीक, तो अच्छी बात ये था मेंडल का कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो क्योंकि डिप्लॉयड पी जो खुद वो डिप्लॉयड है तो वहाँ वो 7 कैरेक्टर सिर्फ 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म में से थे। जैसे कि प्लांट का उसने हाइट लिया था तो वो एक कैरेक्टर उसका हाइट उसका टॉल था, दूसरा डॉर्फ था। इसी तरह से जब उसने पॉड का कैरेक्टर लिया तो उसका एक ग्रीन और दूसरा जो येलो। बहरहाल इसी तरह से 2 ही कैरेक्टर्स में सारे कैरेक्टर जो उसने 7 का 7 लिए थे सब के सब में 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, तो ये उसकी लक कहेंगे हम। बहरहाल तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे जीन ऐसे देखे गए हैं बाद के जो वर्कर्स हैं उनको कि जीन के 2 से ज़्यादा फॉर्म्स भी अवेलेबल होता है। अब सवाल ये है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो एट अ टाइम किसी भी एलील के 2 ही है ना, किसी भी जीन के 2 ही एलील हमारे अंदर हो सकता है। यानी कि जैसे कि हम में होगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में मान लो कि ये चलेंगे टॉल का अगर होगा तो एक टॉल वाला दूसरा डॉर्फ वाला एट ए टाइम 2 ही होगा। ठीक, तीसरा वाला हम में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये जो तीसरा 2 से ज़्यादा जो एलील्स हमें ढूंढना है, इस कंडीशन के लिए हमें पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जो जीन्स देखने के लिए हमें विद इन द इंडिविजुअल हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें विद इन द पॉपुलेशन जाके ढूंढना है। जैसे कि हमारा स्किन कलर है, मिसाल के तौर पर मेरा स्किन कलर है, मेरा स्किन कलर वाइट है और एक का ब्लैक है या किसी और का ब्राउन है, तो हम एक ही इंसान में एट ए टाइम एक ही होगा, यानी डिप्लॉयड होगा तो उसमें एक आपको ये सारे कलर्स देखने के लिए पॉपुलेशन को इंसान का देखना है कि भाई किस में क्या है। या आँख का आप कलर्स देखते हो तो आपको विद इन द पॉपुलेशन जाके देखना है या नहीं है। तो ये सारा जो है लिखा गया है यहाँ पे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंटेन्स जो है मैक्सिमम 2 एलील्स होते हैं, देयर फॉर मल्टीपल एलीलिज्म फिनोमिनन जो है ऑपरेट्स होता है विद इन द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली सही बात है। इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील्स फॉर्मड इन ए पॉपुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ये फार्मूला एक है जिसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी, फिर उस एलील्स की एक किसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर, ये मैं आपको बाद में फिर से बता दूंगा। बहरहाल इसकी कुछ ये क्लासिकल एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है, जैसे कि कोट कलर इन रैबिट में जो उनके स्किन कलर है उसको एक जीन जो है वो कंट्रोल करता है जिसको सी जीन कहता है, लेकिन वो जीन जो है वो 4 अल्टरनेटिव फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, C+, CH, CH और स्मॉल c। ये C+ जो है अगोटी हम इसको कहेंगे, ये फुल कलर्ड होते हैं इनमें। दूसरा वाला चिंचिला, ये भी एक कलर्ड है इनमें। और ये हिमालयन यानी मिक्सड कलर होगा CH वाला जो है। और 4th एलील जो है एल्बिनो, यानी ये पर्पल वाइट होगा एल्बिनो कलर का। तो ये 4 एलील्स है किसके, इस जीन के। तो इन 4 एलील से जो कि यहाँ कम्बिनेशन, ये तो अब जाहिर सी बात है ये जो 4 एलील है ये रैबिट की पॉपुलेशन में आपको मिलेंगे। एक इंडिविजुअल में एट ए टाइम इनमें से एक ही होगा, लेकिन विद इन द पॉपुलेशन आपको ये अलग अलग मिल सकता है, यानी कि एक में ये, दूसरे में ये, एक में ये। तो इसी जीन की वजह से इनके कोड कलर्स। अब ये जो यहाँ एग्जांपल लिया था कि पॉपुलेशन में ये कम्बिनेशंस कितने बनते हैं, वो अगर आप देखना है तो हम उसके लिए
इसी फार्मूला को अगर यहाँ लेके चलता जाएगा तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर यही देंगे वायर n इज़ द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन। यहाँ पे एलील क्या है 4, तो 4 यहाँ से भी लग जाएगा, 4 प्लस 1 बाई 2 वो हो गया 4 1 5, 4 5 20 डिवाइडेड बाई 2 वो हो गया 10। तो इन 4 जीन से जो है एलील से 10 डिफरेंट कम्बिनेशंस बननी चाहिए इस किसके अंदर, इस रैबिट के अंदर, इस कम्बिनेशन से, लेकिन एक्सप्रेशन उसमें से इन्हीं 4 कैरेक्टर्स का हो जाएगा। तो 10 डिफरेंट कम्बिनेशन ये बनाया है मैंने यहाँ पे। ये कम्बिनेशन आ रहा है, दूसरा ये कम्बिनेशन आ रहा है, एक ये कम्बिनेशन से आ रहा है, एक ये कम्बिनेशन, ये वाला ये वाला ये वाला, तो 10 डिफरेंट कम्बिनेशन ओबियसली इसमें बनते हैं। लेकिन इन 4 एलील में से अगर आप डोमिनेंस देखेंगे तो C पॉजिटिव वाला यानी अगोटी वाला डोमिनेंट है इस पे, ये इस पे डोमिनेंट है, ये इस पे डोमिनेंट है, स्मॉल c सबसे कम डोमिनेंट है। ये इसलिए दिया जाता है कि अलग अलग कम्बिनेशंस में अगर इसकी और इसकी कम्बिनेशन होगा तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा, इसमें और इसकी कम्बिनेशन होगा तब ये एक्सप्रेस होगा, इसकी और इसकी कम्बिनेशन होगा ये एक्सप्रेस होगा, इस यानी कि इसी सीक्वेंस में जाओ। दूसरा जो क्लासिकल एग्जाम्पल है ये ABO ब्लड ग्रुप का है। ABO जो ब्लड ग्रुप है इसकी इनहेरिटेंस जो है, एक जर्मन मैथमेटिशियन फ्लैक्स ब्रेनस्टीन ने 1925 में किया गया था। तो हमें यूजुअली 4 जो है डोमिनेंट जो हम पे ब्लड ग्रुप है A B B और O, ये 4 जो ब्लड ग्रुप है ये 3 डिफरेंट एलील्स जो है इस जीन के हैं। I जीन जो है इसके डिफरेंट एलील्स है। इनके भी अगर आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस तो IA और IB जो है को डोमिनेंट है, ये कल ही पढ़ाया है आपको को डोमिनेंस में। ये दोनों जो है यानी एक दूसरे पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है, और ये दोनों जो है ये डोमिनेंस दिखाता है I0 या IO पे। अगर आप ये देखेंगे कि ये यहाँ ये दिखाया गया है कि कौन सा एलील और कौन सा ग्रुप होगा। अगर IA और IA होगा ऑर्गेनिज्म में तो तब A जो है ब्लड ग्रुप होगा, और IA और I0 अगर होगा तब भी A ही एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि नॉट जो है मैं पहले बताया ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस पे IA पे ये रेसेसिव है तो ऑब्वियसली ये IA ही इस केस में एक्सप्रेस हो जाएगा। ये एक कंडीशंस है जब एलील और ब्लड ग्रुप ये होगा, ये एलील्स होगा ये ब्लड ग्रुप होगा उस केस में। अब ए जो ब्लड ग्रुप हो ये अगर होगा तो इनके RBC जो बनता है उसके ब्लड यानी RBC के जो सरफेस है सेल के उसके सरफेस पे A एंटीजन होता है, याद रखना A एंटीजन होगा ब्लड के सरफेस पे, और उसी इंडिविजुअल के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होगा B के लिए। A के एंटीजन होगा RBC सरफेस पे और एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट होगा ब्लड प्लाज्मा में B के, और जाहिर सी बात है जब B के एंटीबॉडीज़ होगा तो ये डोनेट कर सकता है किसको A और इस वाले को, और रिसीव इसको करेगा कहाँ से A और O वाले से रिसीव कर सकता है। सिमिलरली दूसरा जो है कंडीशन है IB और IB, या ये एलील होगा IB और I0, इस केस में तो B ही एक्सप्रेस होगा, इस केस में भी B एक्सप्रेस होगा तो B ब्लड ग्रुप होगा। अब जो B होता है इनके ब्लड के RBC है उसके एंटीजन सरफेस पे जो है एंटीजन होगा वो B एंटीजन होगा, और उसके जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होगा वो A के अगेंस्ट होगा। तो ये डोनेट कर सकता है किसको B और AB वाले को, और रिसीव कर सकता है किससे B और O से। फिर नेक्स्ट है हमारा वो है IA और IB। अब चूंकि दोनों को डोमिनेंट है तो अब दोनों एक्सप्रेस हो जाएगा। ऐसे केस में ब्लड ग्रुप जो है वो AB होगा, AB दोनों एंटीजन भी होगा RBC के सरफेस पे, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज़ तो नहीं हो सकता है प्लाज्मा में इन दोनों के अगेंस्ट, तो इसमें दोनों के लिए एंटीबॉडीज़ इसके प्लाज्मा में नहीं होगा। जाहिर सी बात है जब एंटीबॉडीज़ नहीं होगा तो ये AB दोनों को डोनेट कर सकता है, और रिसीव ये करेगा किससे AB B और O सबसे रिसीव कर सकता है। फिर हमारा लास्ट वाला हो गया I0 या IO वाला जो है ये, क्योंकि इसमें दोनों A और B दोनों नहीं है तो ये एक्सप्रेस होके O वाला हो जाएगा। इसमें ब्लड ग्रुप एंटीजन किसी के लिए नहीं है, इसके ब्लड के जो RBC होगा इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ पक्का ये रखेगा किसके लिए A के लिए भी और B के दोनों के लिए AB के लिए। बहरहाल ये डोनेट कर सकता है AB और O को, और रिसीव कर सकता है सिर्फ O का ही। तो बहरहाल ये जो है अगर आप देखेंगे कितना
1 2 3 4 5 और 6 कॉम्बिनेशन बनता है। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे एलील कितना है, 1 2 3, तो उस फार्मूला के हिसाब से n+1 डिवाइड बाई 2 लगाएगा तो n हो गया 3, 3 तो 1 4, 4 तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो हो गया कितना 6। ऑब्वियसली 6 कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट। अब ये सारे ब्लड ग्रुप भी जो है ये विद इन द पॉपुलेशन होता है, एक इंडिविजुअल में एट ए टाइम एक ही होगा। ये भी हो गया दूसरा हमारा एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म का। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जो ए बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो यहाँ पे दिखाया जाता है मेन ब्लड ग्रुप के ऊपर, ये एक और एंटीजन है जिसको हम RH बाद में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल एक्सेप्टर और नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। बहरहाल यहाँ पे हमारा चौथा जो एग्जाम्पल है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, RH ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमंस में, ये पहली बार स्टीनर और वेनर ने 1940s में डिस्कवर किया गया था रिहोसस मॉन्की पे, मैकेकस रिहोसस जिसको है कहते हैं जूलॉजिकल नेम। तो इसी से इसका नाम भी रखा गया है, रिहोसस का RH जो है ये लिया गया है। तो ये ह्यूमंस में भी इस तरह की सेम जो है एंटीजन देखा गया है। तो तकरीबन ये बहुत डोमिनेंट पॉलीमॉर्फिक एंटीजन है ह्यूमंस में। 45 से ज़्यादा जो है RH की डिफरेंट एंटीजन जो है ह्यूमंस में अभी तक डिस्कवर किया गया है, और उनमें से मोस्ट कॉमन जो होता है वो डी एंटीजन होता है। डी एंटीजन क्या होता है, एक प्रोटीन्स होगा ब्लड के सेल्स के ऊपर। तो बहरहाल ये जो डी एंटीजन होता है, इसी के प्रेजेंस और एब्सेंस हम RH पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। जो मेन ब्लड ग्रुप के ऊपर हम नहीं लिखते हैं B पॉजिटिव या O नेगेटिव का मतलब हो गया RH जो डी एंटीजन है ये नहीं है, पॉजिटिव का मतलब इसमें है। तो रेफर्स टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डी एंटीजन। ये भी जैसे कि RH पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब इसके ब्लड में डी एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव मतलब इसके डी एंटीजन एब्सेंट है। ये डी एंटीजन मोस्ट कॉमन वाला है। उसके अलावा भी इसके RH की जैसे कि C कैपिटल C और स्मॉल c, ये भी कुछ एलील्स है। E और E ये भी इसी के ही कुछ एलील्स है। सारे के सारे मैंने पहले बताया 45 से ज़्यादा एंटीजन जो है इनके अवेलेबल है। ये अलग अलग जीन जो है कोड कर रहा है, इसके एलील्स है ये कोड कर रहा है। ये 2 एलील यहाँ पे दिखाया है, एक डी एलील्स का जो है वो डी एंटीजन जो डी एलील कोड करता है। बहरहाल तो ये भी मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि आप खुद देखो मैंने पहले बताया 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ मैंने एलील का आपको बताया कि जो कोड कर रहा है डिफरेंट एंटीजन इसको। इसमें डोमिनेंट डी वाला है, इसलिए हम डी के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। डी एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम उसको RH पॉजिटिव लगाता है, और नहीं होगा तो RH नेगेटिव हम कहेंगे। तो ये मेन ब्लड ग्रुप के ऊपर लगाता है। अब देखो इसमें एक कंडीशन आ जाता है एर्थोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये इसी से ही रिलेटेड है। ये वाला जो एर्थोब्लास्टिस ये वाला केस कॉम्प्लिकेशन तब हो जाता है जब फादर जो है चाइल्ड का क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा और माँ में RH नेगेटिव होगा। मतलब ये कि बाप जो है उसमें RH एंटीजन है, वो एलील है पॉजिटिव वाला जो है, यानी कि एक्सप्रेस हो जाएगा। माँ वाला जो है वो नहीं है, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे भी क्या है कि पॉजिटिव वाला डोमिनेंट है। ये मैं यहाँ नहीं लिख चुका हूँ, लेकिन RH पॉजिटिव इज़ डोमिनेंट ऑन RH नेगेटिव। कहने का ये मतलब है कि RH पॉजिटिव अगर होगा तो वही एक्सप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा वो वाला नहीं है नेगेटिव वाला, लेकिन होने वाला जब यानी कि अगर होगा तो एक्सप्रेस हो ही जाएगा। RH पॉजिटिव जो है डोमिनेंस दिखाता है इस पर। अपॉन कंसेप्शन बेबी वुड गेट RH पॉजिटिव, ये जो मैंने पहले बताया, बेबी में तो RH पॉजिटिव आ जाएगा, मदर में तो RH नेगेटिव है, मतलब RH जो एंटीजन माँ में है ही नहीं। यूजुअली फीटल एंड मैटरनल ब्लड इज केप्ट सेपरेट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ ए बेबी विद इन RH नेगेटिव मदर, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये मैंने ब्लैक से लिखा है जानबूझ के, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ minimum exchange of blood actually takes place. Now though the baby is delivered be normal, इस केस में बेबी तो नॉर्मल होगा, लेकिन क्या हो जाएगा ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज RH एंटीजन यानी डी एंटीजन जो किस में था, अब बच्चे में था, इट इंटर्स इनटू द मदर सर्कुलेशन। लास्ट जब वो काटता है, नाफ वगैरह काटता है, उस केस में चला जाएगा, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़। देखो ये सारा केस मैं यहाँ से सिखाते जाऊँगा फिर से। अब बच्चे में जो है RH पॉजिटिव आ जाएगा, RH पॉजिटिव जब बच्चे में आ जाएगा तो बच्चे में तो एक्सप्रेस हो जाएगा डी एंटीजन। अब माँ में नहीं है, लेकिन जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो लास्ट जब बर्थ होता है तो जो एमनियोटिक कॉर्ड होता है जिसको हम
पता नहीं प्लेसेंटा किन क्या बोलता है। तो इस प्लेसेंटा को हम काट दिया जाता है। इस प्लेसेंटा को जब काटते वक्त नॉर्मली बेबी का जो ब्लड है और माँ का ब्लड जो है वो सर्कुलेशन सेपरेट ही रहता है, लेकिन ड्यूरिंग दिस बर्थ के वक्त जब प्लेसेंटा को काट दिया जाएगा, बेबी से कुछ ब्लड जो है वो किस में चला जाएगा, माँ की सर्कुलेशन में चला जाता है, मॉम उसके सर्कुलेशन में चला जाएगा, माँ के सर्कुलेशन में, ठीक है, यानी ब्लड में चला जाएगा। अब चूँकि माँ के ब्लड में ये RH एंटीजन तो नहीं था, तो ये क्या करेगा, माँ का जो ब्लड है वो इस RH एंटीजन जो अब बेबी के ब्लड के थ्रू आ गया, इसके अगेंस्ट जो है RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके रखेगा, RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एंटीजन आ गया भाई, बच्चे के ब्लड के थ्रू अंदर चला गया। अब बच्चा तो ये वाला बच्चा जो है नॉर्मली डिलीवर्ड हो जाएगा, पहला वाला बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो ही बच्चा आ जाएगा, अब चूंकि बाप में तो RH पॉजिटिव है, बिल्कुल सिमिलरली एक्सप्रेस हो जाएगा RH पॉजिटिव, लेकिन उस वक्त क्या हो जाएगा, जो ही यही स्टेज पहुंच जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा कि माँ के, अब माँ में RH एंटीबॉडीज़ है और बच्चे में RH एंटीजन। अब यहाँ क्या करेगा, माँ की सर्कुलेशन से क्या निकल के जाएगा, RH एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटर करेगा किसमें, बेबी के सर्कुलेशन में, ठीक, क्या हो जाएगा, अब ये एंटीबॉडीज़ बच्चे के इसमें जो ही, यानी बर्थ के टाइम पे बिल्कुल सिमिलर केस में जब ये, अब ये नॉर्मल ब्लड के साथ साथ माँ का ब्लड क्या लेके आ जाएगा, एंटीबॉडीज़ भी लेके आ जाएगा। तो इस एक्सचेंज के वक्त जो है बच्चे में जो है एंटीबॉडीज़, एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसकी RBCs को जाके क्या कर देगा, किल कर देगा ये एंटीबॉडीज़, और इस केस में एक एनीमिया होने का ख़तरा रहता है बच्चे को, और एक ख़ास ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनो ट्रांसफ्यूजन देके उस वक्त हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है बच्चे को बचाया जा सकता है। अदरवाइज़ जो है इन मोस्ट केस में ऐसे में डेथ हो जाता है, अगर प्रॉपर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या जो हमारे प्रोफेशनल है उसका सलाह के बगैर किया गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर हमारे जो डॉक्टर साहबान है उसकी गाइडेंस में करेगा, इम्यूनो हमारे सप्रेसेंट हम उसको ये दिया जाता है बाज़ाब्ता माँ के थ्रू, तो ये चीज़ें हम किया जाएगा, लेकिन एक शर्त पे कि अगर आपने एक प्रॉपर कंसल्टेशन डॉक्टर के से लेता हो रहा होगा पहले से, नेग्लिजेंस में इधर प्रॉब्लम है। बहरहाल ड्यूरिंग द दिस एक्सचेंज यही लिखा गया है, RH एंटीजन जो है वो एंटर हो जाता है। During this exchange, RH antigen enters into the mother's circulation blood, which leads to the production of RH antibodies. Now, subsequent babies would face antigen antibodies reaction within the RH mother having RH antibodies. Once antibodies enter into the fetal blood from maternal circulation, it will cause pneumonia. Obviously, this RH incompatibility is called as erythroblastosis फेटलिस, इन विच फर्स्ट बेबी जो है वो नॉर्मल बर्न होता है एंड सब्सिक्वेंट बेबीज फेसेस सीवियर एनीमिक प्रॉब्लम्स। तो ये है, ये जो कि मल्टीपल एलिलिज्म के साथ ही ये जुड़ा हुआ था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, तो ये भी मैंने आप लोगों को यहीं पे पढ़ाया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, जो कल का लेक्चर होगा वहाँ हम पढ़ेंगे पेलियोट्रोपी। थैंक यू सो मच।